हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सारव एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स। आज की क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें हम लोग मिसलेनियस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आने वाले दिनों में मैं आप सभी के लिए चैप्टर वाइज मैथ्स के प्रॉब्लम भी लेकर आ रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं मैथ्स का सफर विथ मी। अंग्रेजी का सफर नहीं, हिंदी का सफर, जो कि काफी सुहाना होने जा रहा है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए। तो क्वेश्चन है, कुणाल ने अंकित मूल्य पर 15% के छूट के साथ एक सूटकेस खरीदा। उसने सूटकेस को अंकित मूल्य पर 20% के लाभ के साथ रुपए 2,880 रुपए में बेचा। उसने सूटकेस को किस मूल्य पर खरीदा था? यानी कि सूटकेस की सीपी मुझे निकालनी है। तो हमारे पास सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है कि सूटकेस को 15% के छूट के साथ खरीदा गया। तो छूट किस प्राइस पे दी जाती है? तो है वो मार्क प्राइस। तो हम लोग सबसे पहले इस सवाल के लिए मार्क प्राइस को मान लेंगे। तो हम लोग मार्क प्राइस को 100 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अगर इस मार्क प्राइस पे 15% की छूट अलाउ की जाए, यानी कि वस्तु की सीपी कितनी हो गई? 85 रुपीज। वस्तु की सीपी कितनी हो गई? 85 रुपीज। मार्क प्राइस 100 रुपीज, 15% का छूट दिया गया वस्तु को, यानी कि 85 रुपीज में खरीदी गई। लेकिन जब वो बेचता है तो बेचते वक्त वो मार्क प्राइस से 20% का प्रॉफिट लेता है। मार्क प्राइस पे 20% का प्रॉफिट लेता है। तो मार्क प्राइस 100 का 20% का प्रॉफिट, यानी कि 120 रुपीज। यानी कि ये जो 120 यूनिट की वैल्यू है, ये 120 यूनिट में क्या कर रहा है? वस्तु को सेल कर दे रहा है। बट क्वेश्चन में तो 2,880 रुपए वस्तु की एसपी दी हुई है, यानी 120 यूनिट 2,880 के बराबर हो गया। तो इससे मैं अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूं तो 12 से ये 24 बार में कट गया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 24 रुपए। तो सवाल है कि उस व्यक्ति ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? तो उस व्यक्ति ने वस्तु को 85 रुपीज में खरीदा था, यानी कि हमें 85 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 24 हो गई तो 85 यूनिट की वैल्यू 85 इंटू 24 हो गई, जो कि आपकी हो जाएगी 2040। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जो कि एक ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। गिवन है कि cos थीटा की जो वैल्यू है वो है 2p/p² + 1, और आपसे cosec थीटा की वैल्यू पूछना है। साथ में एक और इंफॉर्मेशन दी गई है। एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि p की जो वैल्यू है वो नॉट इज इक्वल टू +-1 है। तो आइए ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो प्लस और -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी हम +1 या -1 को छोड़कर किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं। तो हम लोग p की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करके देखते हैं। पुट p इज इक्वल टू 2। तो अगर हमने p की वैल्यू 2 पुट किया तो cos थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 2 × 2 4, और नीचे में आ गया 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, यानी cos थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। बट हमें पता है कि cos थीटा की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी बेस हमारा 4 हो गया, हाइपोटेनियस हमारा h हो गया। तो अगर हम लोग रूल ऑफ ट्रिपलेट्स या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इससे मुझे p पता चल जाता है। p ऐसे निकालने का तरीका होता है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। p इज इक्वल टू होता है h² - b²। जो आप करेंगे 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो आपका 16 में से गया। ये मैं सॉल्व करके बता देता हूं। 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर
तो 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर हमने घटाया 9, तो आंसर है हमारा 3। लेकिन हमें इतनी सारी चीजों को याद रखना होगा। ये एक ट्रिपलेट सेट है जो कि हमें याद रखना होता है। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो 4 अगर b हो गया, हाइपोटेनियस हमारा 5 हो गया, तो इससे हमारा b कितना निकलकर सामने आ जा रहा है? 3 निकलकर सामने आ जा रहा है। तो अगर मैं कॉसेक थीटा की वैल्यू लूं, अगर मैं कॉसेक थीटा की वैल्यू लूं जो कि होती है h/p, तो h हमारा हो गया 5 और p हो गया हमारा 3। अब बच्चों सवाल उठता है कि हमारे ऑप्शन में तो 5/3 है ही नहीं, तो क्या किया जाए? तो हमें अपने ऑप्शंस में, हर एक ऑप्शन में p की वैल्यू टू पुट करके देखना होगा कि किस ऑप्शन में p की वैल्यू 2 पुट करने से cosec थीटा की वैल्यू 5/3 आ रही है। तो देख रहे हैं हम लोग, मैं सारे ऑप्शन तो ट्राई करके नहीं दिखाऊं, मैं ऑप्शन नंबर डी ट्राई करके दिखा देता हूं, जो कि है p² + 1 और p² - 1, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 जो कि 5 हो रहा है, 2 का स्क्वायर -1 4 - 1 3 हो रहा है, यानी ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। अब इस सवाल को मैं एक दूसरे मेथड से भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें। ठीक है। चलिए सीखते हैं इस सवाल का दूसरा मेथड। तो जैसा कि cos थीटा की वैल्यू 2p/p² + 1 दी गई है, 2p/p² + 1 दी गई है। 2p यानी कि अभी मैंने सीखा cos थीटा = होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा बेस हो गया और ये पूरा का पूरा हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो मैं एक चीज आपको मैं नोट करवा देता हूं, एक ट्रिपलेट सेट है, ट्रिपलेट सेट है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। p² + 1, p² - 1 और 2p ट्रिपलेट सेट है, यानी कि अगर b हमारा 2p है, h हमारा p² + 1 है, तो इससे मुझे p पता चल गया, p जो है हमारा p² - 1 होने जा रहा है, p जो है हमारा वो p² - 1 होने जा रहा है। तो ऐसे में अगर मैं cosec थीटा की वैल्यू निकालूं जो कि होता है h हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनियस हमारा हो रहा है p² + 1 और परपेंडिकुलर हमारा हो रहा है p² - 1, इसमें हमें कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट कर लें इसको। उम्मीद करता हूं आपको पिछले दोनों सवाल काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए मैं अगला सवाल लेने जा रहा हूं और ये सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है। तो हमारा सवाल है कि ईंट का आकार 40 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है, 20 मीटर इंटू 14 मीटर इंटू 40 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? दोस्तों ऐसा सवाल हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए देखते हैं ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करते हैं। तो ऐसे सवालों को यानी कि ईंटों की संख्या निकालना है कि किसी दीवार को बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता है। दोनों ईंट और दीवार दोनों का साइज दे रखा है हमें। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो ऐसे सवालों का जो सबसे फॉर्मूला यूज होता है सबसे ज्यादा वो है नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ईंटों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है कि वॉल्यूम का मतलब हो जाता है आयतन ऑफ वॉल, दीवार का आयतन बटे में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ये सबसे जरूरी फॉर्मूला है इस सवाल को सॉल्व करने का, है ना। तो अगर हमें नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है जिसको मैं n मान लेता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, अब वॉल का वॉल्यूम कैसे निकलता है? तो उसकी जो मेजरमेंट्स दी हुई हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसको आप क्या करें मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम ऑफ वॉल आपका निकल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ईंट की जो तीनों की तीनों मेजरमेंट वो सेंटीमीटर्स में दी हुई हैं और वॉल की 3 में से 2 मेजरमेंट मीटर में दी हुई हैं। तो हमें जो मीटर में जो मेजरमेंट दी हुई है उसे सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला में पुट करते वक्त उसको सेंटीमीटर में यहीं पे बदल लेंगे। तो सबसे पहला जो वॉल्यूम ऑफ वॉल हमें निकालना है वो 20 मीटर का है
उसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं और सेंटीमीटर में बदल ले रहा हूं। फिर उसके बाद जो है वो 14 मीटर का है एक दूसरा डायमेंशन, जिसको चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो उसे भी मैं सेंटीमीटर में बदल ले रहा हूं। फिर उसके बाद का जो ऊंचाई है वो है 40 सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं ब्रिक की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक 40 सेंटीमीटर, इसे 100 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। फिर 16 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जिससे जो कट रहा है वो आप काटते चले जाए। 40 से 40 कट गया, है ना। अच्छा, अब 0 से 0 कट गया, है ना। अच्छा, ये हो गया 4 बार में, ये हो गया हमारा 5 बार में, ये हो गया फिर आपका 4 से ये हो गया 25 बार में, ये हो गया 25 बार में। और टोटल इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आपको, इसको मल्टीप्लाई कर देने से नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 25 पचे 125, 125 गुना 2 250, 250 सत्ते 25 सत्ते 175, 75 इतने आंसर होने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। आइए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, जो कि है टाइम एंड वर्क से, और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है कि बी जो है वो ए की तुलना में 50% ज्यादा कुशल है, मतलब 50% ज्यादा एफिशिएंट है ना। और सी जो है वो ए की तुलना में 33.33% कुशल है ना। अच्छा, एक साथ काम करने से वे 6 दिनों में काम कर सकते हैं। सी अकेले कितने दिनों में उस काम को खत्म कर सकता है। तो यहां पे बी की इफिशियंसी ए की 50% है और सी की भी इफिशियंसी ए की 33.33% है। तो यहां 2 परसेंटेजेस का यूज हुआ है, एक है 50% और एक है 33.33%। दोस्तों 50% का वैल्यू होती है 1/2 एंड 33% की वैल्यू होती है 1/3। यहां देखा जा रहा है कि बी जो है वो ए की तुलना में 50% कुशल है और सी जो है वो भी ए की तुलना में 33.33% कुशल है। तो अब सवाल उठता है, ये 3 बंदे जो है ए बी सी, इसमें माना किसे जाए। तो हम लोग देख रहे हैं बी भी ए पे डिपेंड कर रहा है, सी भी ए पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं ए को मैं कुछ भी एज्यूम कर लूं तो बी और सी मुझे मालूम हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि ए की इफिशियंसी को कितनी मानी जाए, ए की इफिशियंसी को कितनी मानी जाए। तो ए की इफिशियंसी को आप उतना मान लें जितना कि वो 3 और 2 से कट जाए। अब ए की एफिशिएंसी को अगर 100 मानने का 100 भी मान सकते हैं, लेकिन वो 2 और 3 से नहीं कटेगा, जो कि फिर आगे जाकर काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एफिशिएंसी को ऐसे मान लेते हैं जिससे वो 2 और 3 से कट जाए। तो 2 और 3 से कटने वाली जो पहली संख्या और छोटी संख्या होती है वो होती है 6। तो हमने ए की एफिशिएंसी को क्या मान लिया, 6। अब बी जो है वो ए की तुलना में 50% है, यानी कि 1/2 है। तो 6 का 1/2 कितना हो जाएगा भैया, 6 का 1/2, 6 से 1/2 कट गया और ये बन गया आपका 3। 6 से 1/2 कट गया और ये बन गया आपका 3। और सी जो है वो ए की तुलना में 33.33% है, यानी कि 1/3 है। तो 6 का 1/3 होता है 2। इससे हमें ए बी सी की इफिशियंसी की रेशियो आ गई। इफिशियंसी मतलब डेली वर्क की रेशियो आ गई, यानी ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो अगर तीनों मिल जाए ए बी प्लस सी, तो एक दिन में कितनी काम हो जा रही है, 6 3 9 2 11, एक दिन में 11 काम हो जा रही है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म कर देते हैं। तो तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म कर देते हैं। तो ए बी सी 6 दिन में पूरा काम खत्म कर देते हैं, यानी कि हम लोग टोटल वर्क अगर निकालें तो टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला है एफिशिएंसी इनटू टाइम।
तो तीनों की इफिशियंसी है 11 की और टाइम ले रहे हैं 6, यानी कि 66 जो है वो टोटल वर्क हो गया। 66 जो है वो टोटल वर्क हो गया। तो अब सवाल है कि सी पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी पूरे काम को करेगा, सी को टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू होता है वर्क बाय इफिशियंसी। तो वर्क हो गया हमारा 66 काम करना है सी को। अगर डेली वो 2 काम कर रहा है तो उसे इस हिसाब से कितने दिन लगेंगे, 33 डेज। इस सवाल का उत्तर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसके ऑप्शन को आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ओके, अगला सवाल पार्टनरशिप से आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल पढ़ लिया जाए। सवाल है कि ए ने 1 लाख के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया, बी उसके साथ 40% अधिक पूंजी के साथ शामिल हो गया, ठीक है। सी उसके साथ 3 महीने के बाद शामिल हुआ। यदि सी ने कुल लाभ का 20% प्राप्त किया हो तो सी की पूंजी क्या है। तो सी की पूंजी क्या है, सी ने कितना रुपया 3 महीने के बाद इन्वेस्ट किया, ये हम लोगों को नहीं पता है, ये हम लोगों को निकालना है। तो देखते हैं ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे। तो यहां पे 3 बंदे का जिक्र है, ए बी सी, है ना। ए की जो पूंजी है वो है 1 लाख रुपए। ए की जो पूंजी है वो है 1 लाख रुपए। बी की पूंजी उससे 40% ज्यादा, यानी कि ए की पूंजी से 40% ज्यादा, यानी कि 1,40,000 रुपए। और सी की पूंजी मुझे नहीं मालूम, इसे हम लोग पी ले लेते हैं, इसे हम लोग पी ले लेते हैं, ठीक है। अब सी जो है वो व्यवसाय के प्रारंभ होने के 3 महीने के बाद आता है ना। यानी कि ए का पैसा पूरे साल 12 महीने तक चला, पूरे साल यानी 12 महीने तक चला। बी का भी, क्योंकि ए और बी ने साथ में व्यवसाय प्रारंभ किया था। और सी 3 महीने के बाद आया, इसलिए उसका जो पैसा है उस व्यवसाय में 9 महीने तक ही रहा, है ना। 12 महीने, पूरे साल में 12 महीने होते, 3 महीने के बाद आया तो 9 महीने बचे हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड रेशियो में कन्वर्ट कर लूं तो ये 4 3 बार में कट जाएगा और ये बच जाएगा आपका 4,56,000, है ना। और ये हो गया 3P, है ना। ये हो गया उनके कैपिटल्स का रेशियो, ये जो आ गया ये आ गया उनके कैपिटल्स का रेशियो, है ना। अब जो कैपिटल का रेशियो होता है वही तो प्रॉफिट का रेशियो होता है। कैपिटल रेशियो इज इक्वल्स टू द प्रॉफिट रेशियो, है ना। तो अब यहां पे ए बी सी, प्रॉफिट में सी को 20% का शेयर मिला है, सी को 20% का शेयर मिला है, यानी ए और बी मिलाकर 80% के शेयर प्राप्त कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कितने परसेंट का शेयर प्राप्त कर रहे हैं, 80% का शेयर प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं यहां कह सकता हूं 80% इज इक्वल्स टू ए और बी मिलाकर 80%, यहां पे ए और बी मिला दिया जाए तो हो जाएंगे 9640। तो मुझे सी का शेयर निकालना है, तो सी का शेयर तो भी हो गया हमारा 20%। तो 80 को 20 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई 4 करना होगा, डिवाइडेड बाई 4 करना होगा, जो कि हो गया आपका 20% इज इक्वल्स टू 24,000, सॉरी 2,40,000, यानी कि सी, ये हो गया सी का अमाउंट, है ना। अच्छा, सी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया था भाई रेशियो में, 3P, यानी कि 3P इज इक्वल्स टू हो गई 2,40,000, 3 से 1 कट गया, यानी कि 80,000 रुपया। पी की वैल्यू आ गई हमारी 80,000 रुपया, जो कि सी का इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारे सवाल अच्छे से समझ आ रहे होंगे, है ना।
ये रहे आपके स्क्रीन पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल, ठीक है, रेशियो के सवाल हैं इसमें, ठीक है। सिक्के वाले सवाल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो इन्हें जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का जो अनुपात है, संख्या का जो अनुपात है वो 2:3:4 है ना। और उस बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे को मिलाकर जो कुल वैल्यू बन रहा है, जो मान बन रहा है, वो है 90 रुपए का। तो आपको 25 पैसे की संख्या बतानी है कि उस बैग में 25 पैसे की संख्या कितनी है। तो बैग में जो सिक्के हैं वो है 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के, है ना, है ना। और उनकी संख्या का जो रेशियो है वो है 2:3:5। संख्या का जो रेशियो है वो है 2:3:5। ये किस चीज का रेशियो है? संख्या का रेशियो है। तो अगर मैं मान का यानी कि वैल्यू का रेशियो निकाल लूं, संख्या के रेशियो को अगर मैं वैल्यू का रेशियो बना दूं, तो मुझे बताइए 50 पैसे की संख्या 2 पीस है, इसको हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 50 पैसे 2 पीस है, 25 पैसे 3 पीस और 10 पैसे जो है वो 5 पीस है ना। तो अगर 50 पैसे की संख्या 2 है तो उसका मान कितना हो गया बैग में भाई? 1 रुपया हुआ या नहीं? 1 रुपया हुआ या नहीं? 50 पैसा अगर 2 हो गया तो, है ना। और 25 पैसे की अगर संख्या 3 है तो वो बन रहा है 75 पैसे, वो बन रहा है 75 पैसे। क्योंकि मैंने इसे रुपए में लिया है तो मुझे इसे भी रुपए बनाना होगा, रुपए बनाने के लिए मुझे 100 से भाग भी लगाना होगा। उसके बाद अगर मैं 10 पैसे की बात करूं तो 10 पैसे की संख्या जो है वो है 5, यानी कि हो गया टोटल 50 पैसे। तो 50 पैसे को भी अगर रुपए बनाया जाए तो 100 रुपए आ गया। और ये मुझे मिल गया वैल्यू का रेशियो, ये मुझे मिल गया वैल्यू का रेशियो, है ना। अब इस वैल्यू के रेशियो को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग ले आते हैं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए इन दोनों का जो एलसीएम लेकर आप सारे रेशियो के प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं तीनों में 100 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 100 से 100 कट गया, ये हो गया आपका 75 और ये हो गया 50। यानी कि जो वैल्यू की रेशियो हो गई वो हो गई 4:3:2। यानी कि 50 पैसे का वैल्यू 4 रुपए के बराबर, 25 पैसे का वैल्यू 3 रुपए के बराबर और 10 पैसे का वैल्यू 2 रुपए के बराबर है उस बैग में। तो अगर तीनों को मिला दिया जाए तो यहां कितनी यूनिट बन रही है? 9 यूनिट। पर बैग में कुल पैसों के कुल मान कितना है? कुल है 90 रुपया। तो 9 यूनिट की वैल्यू हो गई 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। सवाल में आपसे पूछ रहा है कि 25 पैसे की संख्या कितनी है। तो मुझे एक बात बताइए, 25 पैसे का मान कितना है? 3 यूनिट के बराबर। तो 3 यूनिट बराबर हो गया 30 रुपया। 3 यूनिट बराबर हो गया 30 रुपया। 3 यूनिट बराबर हो गया 30 रुपया। अब मुझे एक बात बताइए, 1 रुपए में कितने 25 पैसे के सिक्के होते हैं? 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं। तो अगर मुझे पता चल गया है कि 25 पैसे उस बैग में 25 पैसे के सिक्के मिलाकर 30 रुपए बन रहे हैं, तो कितने 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी? इसके लिए हमें क्या करना होगा? 25 पैसे की संख्या निकालने के लिए आपको उसके मान को, जो कि 30 रुपए है, उसको 4 से गुना कर देना होगा, क्योंकि 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं। तो आ गया 120 इस सवाल का उत्तर है ना। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ आ गया होगा, है ना। तो आइए लेते हैं हम लोग अपना अपना सवाल, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल है हमारा कि sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि cos x माइनस sin x की वैल्यू क्या है। ओ सॉरी, sin x माइनस cos x की वैल्यू क्या है। तो ये एक ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है और आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दो अप्रोच लगाएंगे। पहला अप्रोच हमारा ये रहेगा कि ये डाटा जो है हमारी गिवन डाटा है, ये जो है हमारी गिवन डाटा है, इसमें हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करवा दें तो ये बन जाता है 2 sin x cos x is equals to 1, 2 sin x cos x is equals to 1। और ये एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है जिसका मतलब होता है sin 2x is equals to 1। 1 जो होती है वो sin 90 की वैल्यू होती है, तो इस तरह से sin से sin कट गया, 2 से 90 कट गया, 45 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। तो अगर हम इस 45 डिग्री को यहाँ पे पुट करें तो ये हो गया हमारा sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, जो कि हो गया 1/√2 माइनस 1/√2, आंसर इज 0। ठीक है, अब हम लोग इसको एक दूसरे अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि इससे भी आसान है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। हमें sin x cos x की वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा गया है sin x माइनस cos x इज इक्वल्स टू व्हाट। तो ऐसे सूरत में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले sin x माइनस cos x का स्क्वायर लेंगे, जो कि होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू में cos x। तो अगर हम लोग देखें, अगर हमें फॉर्मूला, अगर हमें ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी की जरा भी जानकारी है तो हम ये तुरंत पकड़ लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, माइनस 2 इंटू ये जो sin x cos x है उसकी वैल्यू दे रखी है 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं। हमारा सवाल है, ए अपनी सामान्य गति के 5/6 गुना गति से चलता है, वह अपने गंतव्य पर, गंतव्य का मतलब हो गया निश्चित दूरी पर, 10 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके सामान्य समय का पता लगाएं। ओके, देखिए क्या सवाल है हमारा। तो मान लेते हैं कि ए को इस स्थान से इस स्थान तक जाना है, यही उसकी गंतव्य दूरी हो गई। x से y तक उसको जाना है, यही उसकी गंतव्य दूरी हो गई। अब वह अपनी सामान्य गति, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है, उससे ना चलकर वह उसके 5/6 गुना गति से चलता है और 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस केस में उसकी सामान्य गति को कुछ मान लेंगे। तो अगर हम लोग सामान्य गति को S1 बोले और बाद वाली गति को S2 बोले, तो अब इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालने के लिए सामान्य गति को कुछ मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि S2 जो है मतलब बाद वाली गति, वो सामान्य गति का 5/6 गुना है, इसलिए हम लोग S1 को 6 यूनिट मान लेंगे। S1 को कितनी मान लेंगे, 6 यूनिट मान लेंगे। तो हमारी S2 जो हो जाएगी वो हो जाएगी सामान्य गति का 5/6 गुना, यानी कि हो गई 5 यूनिट। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी S1 और S2 की जो रेशियो है वो आ गई 6:5। बच्चों मैं यहां कहना चाहूंगा कि यहां जो आपकी जो दूरी है वो फिक्स है। तो जब दूरी फिक्स होती है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि टाइम का रेशियो जो होगा वो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा। यानी कि अगर हम लोग T1:T2 निकाले तो वो हो जाएगा 5:6। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले सामान्य गति से चलने पर ए को 5 यूनिट का समय लगता था और बाद में उसे 6 यूनिट का समय लगने लगा। तो इस प्रकार उसे कितना लेट हुआ भाई, 1 यूनिट का। पहले उसे 5 यूनिट का समय लगता था, बाद में उसे 6 यूनिट का समय लगने लगा और इस प्रकार उसे कितना देर हुआ भाई, 1 यूनिट का। लेकिन सवाल में उसी 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट के बराबर दी हुई है। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है
कि उसके सामान्य समय का पता लगाएं। तो सामान्य समय तो हमारा T1 है, यानी कि हमें 5 यूनिट की वैल्यू ढूंढनी है। तो 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 5 यूनिट 10 गुना 5 यानी कि 50 मिनट इस सवाल का आंसर हो गया, है ना। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो हमारा सवाल है कि एक कंटेनर में 20 लीटर दूध 3.5 रुपए प्रति लीटर बेचा जाता है। ठीक है, 2 रुपए प्रति लीटर लागत लाने के लिए कितनी पानी जोड़ी जानी चाहिए, यानी कि कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। मतलब सवाल साफ है कि एक कंटेनर है जिसमें जो 20 लीटर दूध रखा है और दूध को 3.5 रुपए प्रति लीटर बेचा जाता है। ठीक है, और अब बोल रहा है कि उस दूध को 2 रुपए प्रति लीटर लागत वाली दूध बनाने के लिए और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो सवाल काफी आसान है। तो हमारे पास दूध कितने लीटर है, प्योर दूध 20 लीटर है। अच्छा, ये जो 20 लीटर जो हमारा दूध है, ठीक है, और उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जा रहा है वो मुझे नहीं मालूम, उसको हमने x लीटर ले लिया। हमारे कंटेनर में 20 लीटर दूध है, पानी हमने x लीटर मिला दिया। जरा मुझे बताएंगे, इस वैसे हम लोग इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, जरा मुझे बताएंगे 20 लीटर दूध प्रत्येक लीटर का प्राइस कितना है, 3.5 रुपीज। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे कि x लीटर जो पानी मिलाया गया, पानी का क्या दाम होगा भाई, पानी का दाम 0 रुपीज कंसिडर होता है। ठीक है, अच्छा, हम लोग पानी का मूल्य 0 रुपए लेंगे। ठीक है, चलिए, दोनों को जो मिलाया गया और मिश्रण जब तैयार किया गया तो उसकी लागत मूल्य कितनी हो गई, 2 रुपए की। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया 1.5 और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और अगर हम लोग इसका रेशियो निकाले तो 4:3 हो गया। इसका मतलब यह है कि उस कंटेनर में 4 यूनिट, 4 भाग दूध था और 3 भाग जो है वो क्या था, पानी मिलाया गया। तो अगर हम लोग देखें, ये जो 4 यूनिट दूध है रेशियो में, बट दूध तो हमारा 20 लीटर है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर हो गई। तो उसी प्रकार 3 यूनिट की वैल्यू हमारी हो गई 15 लीटर, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है, यानी कि उसमें 15 लीटर और पानी मिलाया गया। चलिए लेते हैं हम लोग हमारा अगला सवाल, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। हमारा सवाल है कि एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी 1 अंक से असफल हो जाता है। जो हमारा सवाल है उसमें जरा सुधार कर लीजिए, वहां 1 की जगह a कर दीजिए, a स्मॉल a, अंक से असफल हो जाता है। जबकि एक अन्य उम्मीदवार, उसका ही एक दोस्त, जो y% अंक प्राप्त करता है, उसे न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से b अधिक अंक प्राप्त होते हैं। b अधिक के पहले स्मॉल b लगा दे, अधिक अंक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक का मतलब हो गया, अधिकतम अंक का मतलब हो गया 100%, यानी कि फुल मार्क्स, क्योंकि फुल मार्क्स से अधिक तो कोई बच्चा मार्क्स ला नहीं पाता, है ना। तो चलिए इस सवाल को हम लोग किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम लोग एक इसको डायग्राम के माध्यम से पहले इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है पासिंग मार्क्स है, ठीक है, ये पासिंग मार्क्स है हमारा, ठीक है। तो एक अभ्यर्थी जो है उसे x% मार्क्स मिले, लेकिन वो a अंकों से फेल हो गया। मतलब इस x% मार्क्स लाने के बावजूद उसे a अंक यदि और मिले होते तो वो पास कर गया होता। लेकिन उसका जो मित्र है, एक अन्य उम्मीदवार जो है, उसे उसी परीक्षा में y% अंक मिले, उसे उसी परीक्षा में y% अंक मिले, ठीक है, जो कि पासिंग मार्क्स से b ज्यादा है। यानी कि अगर इस मार्क्स से b घटा दिया जाए तो हमें पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसकी पासिंग मार्क्स निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे भैया, x% उसे मार्क्स लाए, लेकिन उसने x% मार्क्स लाकर भी वो फेल हो गया। अब उसे
ए मार्क्स अगर यदि वह और लाया होता तो वो पास हो जाता, तो यानी कि ये उसका पासिंग मार्क्स हो गया। अब हम लोग इसके लिए सोचते हैं, ये बंदा जो है वो y% मार्क्स लाया और उसे पासिंग मार्क्स से b अधिक अंक मिले, यानी कि अगर उसके परसेंटेज से b मार्क्स घटा दिया जाए तो वो उसके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, दो बंदे हैं, एक ही एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या दोनों के लिए पासिंग मार्क्स अलग अलग होगा? नहीं ना। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो पासिंग मार्क्स है वो हमारा बिल्कुल सेम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज वाले को एक तरफ कर लेंगे, यानी कि x माइनस y% की वैल्यू जो हो गई वो हो गई -a माइनस b। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, y माइनस x% की वैल्यू हो गई, माइनस कॉमन ले लिया हमने, a प्लस b, एक कट गया। अच्छा, हमें क्या निकालना है, अधिकतम उत्तीर्ण अंक, यानी कि हमें फुल मार्क्स निकालनी है जो कि 100% के बराबर होती है। तो y माइनस x% a प्लस b के बराबर है, तो 1% की वैल्यू जो हो गई वो हो गई हमारी a प्लस बी बटे में y माइनस x, इसलिए 100% की वैल्यू हो गई a प्लस बी y माइनस x इंटू में 100, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का सही उत्तर है। तो आज की क्लास में हमने 10 अच्छे सवालों को सॉल्व किया, ठीक है, जो कि किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें उन सवालों को लिया है जो पिछले ईयर में काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और यदि आपको ये क्लास हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा और आने वाले समय में आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये भी हमें बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।